अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम कर रहे हैं क्लास 10 की फ़िज़िक्स। स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में दो के रिव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करते आए हैं, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन की डिमांड है डिटेल की। हम तमाम फैक्टर्स को इस क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं बारी बारी एक एक फैक्टर को डिस्कस करते जाएंगे, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे इफ़ेक्ट होंगी, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए बगैर किसी इंतज़ार के इस बड़े मेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा अगला रिव्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं, हम तमाम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे बारी बारी। इफ द पिच ऑफ द साउंड इज इंक्रीज्ड, यानी कहता है कि अगर किसी साउंड की पिच बढ़ जाए, व्हाट आर द चेंजेस इन फॉलोइंग। तो ये जो दर्ज झैल, ये जो नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं, इनमें क्या चेंजेस आएंगे। फ्रीक्वेंसी पर क्या चेंज आएगा, वेवलेंथ पर क्या चेंज आएगा, वेव वेलोसिटी पर क्या चेंज आएगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पर क्या चेंज आएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रहे क्योंकि सवाल में जिक्र किया जा रहा है पिच ऑफ साउंड का, तो जहन में रहे कि यहाँ पर जो बार बार वेव लिखा आप देख रहे हैं, यहाँ पर वेव से मुराद साउंड वेव है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि हम जो भी बात करेंगे साउंड वेव के एतबार से करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्योंकि मेंशन है द पिच ऑफ साउंड, तो वेव से मुराद यहाँ पर साउंड की वेव है। तो साउंड वेव इज द थिंग विच वी आर डीलिंग हेयर। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपनी गुफ्तगू को। सबसे पहली बात, पिच का रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये एक थर्ड लगातार क्वेश्चन है जिसमें फ्रीक्वेंसी और पिच का रिलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। फटाफट से अब डिस्कस कर जाएंगे बगैर किसी डिले के। सो रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड पिच। स्टूडेंट्स, मैं इस पॉइंट को डिस्कस कर चुका हूं कि पिच इज द सेंसेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑन द ह्यूमन ईयर। तो अगर किसी साउंड की पिच को इंक्रीज किया जा रहा है तो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जा रहा है। यानी हम ये बात कह सकते हैं और हम पीछे कह के भी आए हैं कि पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर साउंड। ज़्यादा पिच यानी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। और हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके आए हैं, फटाफट से इधर भी ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। हम एक तरफ फ्रीक्वेंसी को लेते हैं और एक तरफ पिच को लेते हैं। सो पिच के लिए शॉर्ट फॉर्म पी लिख रहा हूं। स्टूडेंट्स, ग्राफ कैसा बनेगा, द ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट्स, ये बात तो हम सिंपली देख चुके हैं कि पिच और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। लेट्स टॉक अबाउट कि पिच और वेवलेंथ में क्या डिफरेंस है, पिच और वेवलेंथ में क्या ताल्लुक होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं रिलेशन बिटवीन पिच एंड वेवलेंथ लैम्डा। स्टूडेंट्स, थोड़ी सी टेक्निकल बात है, मैं डिस्कस करनी शुरू करूंगा, आपको याद आ जाएगा, हम ये भी पहले ही कर चुके होंगे। स्टूडेंट्स, इमेजिन कीजिए कि एक वेव एक खास वक्त में से किसी खास पॉइंट में से गुजर रही है। तो कितनी वेव्स एक सेकंड में गुजरेंगी, ये क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। आप जानते हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो चलिए कुछ खास फ्रीक्वेंसी के साउंड को ड्रॉ करते हैं। ये एक वेव का क्रेस्ट ट्रफ, ये एम्पलीट्यूड की फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूं। तो एक खास वक्त में वेव यहां से शुरू होकर इस पॉइंट तक पहुंची, एक सेकंड में, लेट से एक सेकंड में वेव यहां तक पहुंची है। तो स्टूडेंट्स, एक सेकंड में कितनी वेव्स आई फाइंड आउट करते हैं। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक वेव, दो और ये तीन वेव्स। सो टोटल 3 वेव्स एक सेकंड में किसी खास पॉइंट तक पहुंची हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, लेट्स से स्टूडेंट्स 3 हर्ट्ज है।
स्टूडेंट्स इस वेव की वेवलेंथ कितनी है, चलें वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इस वेव की वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं थोड़े से ज़रा बड़े मार्कर के साथ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक वेव है, दिस इज इक्वल टू द वन वेवलेंथ लैम्डा। स्टूडेंट्स इसके बरअक्स दूसरे केस में हमारे पास एक और वेव है जो इसी पॉइंट तक पहुंची है, 1 सेकंड में उसकी कितनी वेव्स पहुंची हैं चलें देखते हैं। ये एक वेव और ये दूसरी वेव। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुंचते हुए, उसी डिस्टेंस तक पहुंचते हुए 1 सेकंड में इस दूसरे केस में कितनी वेव्स थी, यहां से लेके यहां तक 1 लैम्डा और यहां तक 1.5 लैम्डा। तो स्टूडेंट्स इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितनी वेव्स इस पॉइंट तक 1 सेकंड में पहुंच रही है, 1.5। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिखेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिखेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे 1.5 हर्ट्ज। स्टूडेंट्स अब दोनों की पिच पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि हायर है तो इसकी पिच क्या होगी, इसकी पिच भी हाई होगी, द पिच शुड बी हाई। सो ये हाई पिच्ड साउंड है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि लो है तो इसकी पिच क्या होगी स्टूडेंट्स, ये लो पिच्ड साउंड है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं वेवलेंथ की। इस नीचे वाली वेव की वेवलेंथ क्या है, आपको क्या दिखाई दे रही है, चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। इसकी वेव यहां से यहां तक है, सो इसका लैम्डा यानी इसकी वेवलेंथ पहले वाले केस की वेवलेंथ से क्या ज्यादा नहीं है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली दिस वेवलेंथ इज स्मॉलर while this wavelength is bigger। तो हमने ये देखा कि जिसकी पिच ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम है, जबकि जिसकी पिच कम है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि वेवलेंथ का पिच के साथ इनवर्स रिलेशन है, पिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ साउंड। अगर आप किसी भी साउंड की पिच बढ़ा देंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, और अगर पिच कम होगी तो वेवलेंथ यकीनन ज़्यादा होगी। जैसे कि इस केस में पिच कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है, और इस केस में पिच ज़्यादा है तो लिहाजा वेवलेंथ कम है। तो यहाँ पर हम रिलेशन बिटवीन पिच एंड वेवलेंथ को भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स ये तो दो मेजर पॉइंट्स डिस्कस हुए। अब हम इसके थर्ड केस यानी रिलेशन बिटवीन पिच एंड वेव वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, और इसको डिस्कस करने के लिए हमें चलना होगा अगले पेज पर। तो चलिए मूव करते हैं। स्टूडेंट्स अब हमें डिस्कस करना है सी पार्ट, रिलेशन बिटवीन, किसका रिलेशन, स्पीड ऑफ वेव और पिच एंड पिच। तो स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन, गुफ्तगू शुरू करते हैं। याद रख लीजिए कि एक फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, उस फॉर्मूले में वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तीनों चीज़ें। मैं फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूँ, आपको याद आ जाएगा। V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले से तो आप यकीनन वाकिफ हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 में इस फॉर्मूले को डिराइव किया था। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले की सिग्निफिकेंस क्या है, इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि किसी भी एक मीडियम में, सिंगल मीडियम में, उस वेव की स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है। जैसे कि हम अगर साउंड की बात करें तो एक ही मीडियम में रहते हुए एक ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर पर फिक्स्ड कंडीशंस में रहते हुए वेव की स्पीड हमेशा फिक्स्ड होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेव की स्पीड है 343 मीटर्स पर सेकेंड। स्टूडेंट्स ये स्पीड हमेशा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रहेगी। यानी इसकी जो कंडीशंस हैं वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। इसकी कंडीशंस कुछ इस तरह से कि दिस वैल्यू ऑफ
speed of sound will be at the temperature of 21 degree centigrade and at the pressure of 1 atmospheric pressure. हमेशा अगर कंडीशंस ये रहेंगी तो स्पीड ऑफ साउंड यही रहेगी, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि स्पीड ऑफ साउंड इज कांस्टेंट। तो अगर स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट है तो यही बात मैं आपको पहले पिछले चैप्टर में भी बता चुका था कि अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को लिख सकता हूं एफ लेमडा इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। तो हम ये बात कह सकते हैं कि f इज इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लेमडा, यानी यहां से साबित हुआ कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, यानी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप किसी खास वेव की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे और उस फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से वेवलेंथ कम होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसकी स्पीड उस मीडियम में रहते हुए सेम कंडीशंस पर सेम है या कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात हमने की है। तो इसी तरह से फ्रीक्वेंसी और पिच का रिलेशन डायरेक्ट है, तो मैं अभी पीछे ये भी बता चुका हूँ कि पिच और वेवलेंथ का रिलेशन भी इनवर्स होगा, यानी जैसे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के साथ बिहेव करती है बिल्कुल वैसे ही पिच भी वेवलेंथ के साथ बिहेव करेगी। तो यहाँ से साबित होता है कि अगर आप किसी साउंड की पिच को इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्चुअली आप उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर नोट की शक्ल में ये बात आपसे कंक्लूड करता हूँ, आपसे डिस्कस करता हूँ कि इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द पिच, सो पिच लिखते हैं, पिच को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो पिच को इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी पर क्या फर्क पड़ा, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो गई, और फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से वेवलेंथ पर क्या फर्क पड़ा स्टूडेंट्स, वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो गई। और इस सारे का वेव की स्पीड पर क्या असर पड़ा स्टूडेंट्स, हमने कहा कि इस सारे से वेव की स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्पीड ऑफ द वेव या स्पीड ऑफ द साउंड वेव हेयर विल बी कांस्टेंट, सो स्पीड विल रिमेन सेम। याद रहे कि यहाँ पर हम बार बार वेव से मुराद साउंड वेव ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा थर्ड रिलेशन, हमने थर्ड रिलेशन को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। मैं आपको तमाम पर्सपेक्टिव, तमाम पॉइंट्स डिस्कस करवा चुका हूँ, बता चुका हूँ। चलें अब फोर्थ रिलेशन भी स्टडी करते हैं, और फोर्थ रिलेशन को स्टडी करने के लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा अगले पेज पे। स्टूडेंट्स फोर्थ रिलेशन जो हमें यहाँ पर पढ़ना है वो है रिलेशन बिटवीन पिच एंड एम्पलीट्यूड। सो क्या ताल्लुक है किसी भी साउंड की पिच का और उस साउंड के एम्पलीट्यूड का। सो पिच और एम्पलीट्यूड में क्या ताल्लुक है हमें ये देखना है। स्टूडेंट्स चलिए मैं दो डिफरेंट साउंड्स आपके सामने ड्रॉ करता हूं, जिन दो डिफरेंट साउंड्स की पिच डिफरेंट है। तो एक केस में हम ड्रॉ करते हैं हाई पिच्ड साउंड। आप देख सकते हैं कि ये साउंड ऐसी है कि जिसकी वेवलेंथ कम है, छोटी सी वेवलेंथ है, यानी कि इसकी पिच यकीनन हाई होगी। तो मैं लिख सकता हूं कि इट इज अ हाई पिच साउंड। और इसके बरक्स एक और साउंड वेव ड्रॉ करते हैं जिस केस में थोड़ी सी जरा उसकी पिच लो होगी, यानी कि लाइक दिस। स्टूडेंट्स यहां पर बात काबिल गौर है कि इसकी वेवलेंथ इस पिछली वेव से ज्यादा है। आप देख सकते हैं इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी शॉर्टर है, जबकि इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी पिछली वेव से ग्रेटर है। सो वेवलेंथ ग्रेटर है तो जाहिर है इसकी फ्रीक्वेंसी लेस होगी, फ्रीक्वेंसी लेस होगी यानी इसकी पिच कम होगी। ये लो पिच साउंड है। स्टूडेंट्स साथ ही आप ये भी देखें कि इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है।
the value of amplitude for both of these waves are same. दोनों का वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड सेम है। तो एम्पलीट्यूड का कोई ताल्लुक भी किसी वेव की फ्रीक्वेंसी या उसकी पिच से नहीं होता। तो मैं यहाँ पे ये बात नोट की शक्ल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं स्टूडेंट्स ये कह सकता हूँ कि किसी भी वेव की पिच उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती। सो लिख सकते हैं हम पिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये चारों रिलेशंस आपको समझ आ चुके होंगे। तो चारों रिलेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट थे, बहुत टेक्निकल थे। मैं इन चारों रिलेशंस को 1 मिनट में समराइज ज़रूर करूंगा यहाँ पे, क्योंकि कंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात थोड़ी सी लंबी थी, आपके माइंड से स्किप ना हो जाए। सो कंक्लूजन, पहली चीज, पहला पॉइंट जो हमने स्टडी किया था वो ये था, पिच और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड है। सो हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी एंड पिच आर रिलेटेड डायरेक्टली। सेकंड पॉइंट में स्टूडेंट्स हमने बात की थी पिच ऑफ साउंड और वेवलेंथ की। तो चलिए इसको भी यहाँ पर पॉइंट आउट कर देते हैं कि पिच और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन देखा हमने। और तीसरे पॉइंट पर हमने ये देखा कि पिच और साउंड की स्पीड इंडिपेंडेंट है, यानी कि पिच बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, लेकिन जो प्रोडक्ट है, जो वेव स्पीड है, वो सेम रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेव स्पीड। और हमने फोर्थ पॉइंट में ये डिस्कस किया कि पिच और एम्पलीट्यूड का क्या रिलेशन है, वो भी इंडिपेंडेंट है। सो पिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। तो स्टूडेंट्स ये तमाम बातें थी जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप थके नहीं होंगे। आप बिल्कुल उसी जोश जज्बे के साथ इस लेक्चर को सुन रहे होंगे जिस तरह से आपने अपने प्रीवियस लेक्चर सुने। येस, इट वाज लिटिल लेंथी, लेकिन इसकी तमाम डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सुना है और समझा भी है और नोट भी किया है। स्टूडेंट्स, मिलूंगा आपके साथ आने वाले अगले लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए रिव्यू क्वेश्चंस के साथ। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।